Hey guys! Welcome to this largest and the most impactful live tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हैं एंड सुन पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या? चैट बॉक्स में एक बार फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द चैट बॉक्स अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। क्या बात है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आए 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 आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपका दिल से स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। सुनील भैया, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज मेरे दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा और मैं आपको यह चीज सेशन के चालू होने में यह कमिटमेंट देता हूं, जिस तरीके से आपको ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको शायद ही किसी ऑनलाइन सोर्स या किताब में मिले। बहुत जगह जगह से आर्टिकल्स को, जैसे एनआईएसटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, आपके आईयूपीएससी का डायमेंशंस एंड यूनिट्स का डॉक्यूमेंट हो गया, तो अलग अलग लेजिट सोर्सेस की मदद से इस कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है। प्लीज प्लीज पूरे लेक्चर को देखना। आज आपके हर एक छोटे छोटे डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चालू करूं तो क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पार्ट 2 जो पिछली क्लास में छूटा था वो करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। चालू रेडी है? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसको चालू करने से पहले सुनील भाई, तुमने तो गृह कार्य दिए थे, तो होमवर्क दिए थे, होमवर्क का फील करा दो ना मेरे को। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं, क्या एयर मैटर है? हां या ना चैट बॉक्स में, हां या ना। इज एयर अ मैटर? क्या हवा मैटर है? जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इज एयर अ मैटर? यस सर, आप देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं बेटा आपके कमेंट्स को। भारत माता की जय, होमवर्क यस। नूरी कह रही है यस 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 यस। सारे बच्चे कह रहे हैं यस। एवरीवन इज सेइंग, हार्दिक, अनामिका, युवराज, प्राची, शुभम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, एयर इज अ मैटर। एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे तुम? हैं सुनील भाई, आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे कि हवा मैटर है? हां, मैं प्रूव करूंगा। इज एयर कंसीडर्ड टू बी मैटर, यानी कि क्या आपकी हवा पदार्थ है? अरे बाप रे, ये क्या भौकाली सी चीज आप बोल रहे हैं, हवा पदार्थ है? हां, क्योंकि मैटर की जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। किसी भी चीज को हम मैटर कब बोलते हैं सुनील भैया? जब उसके पास वॉल्यूम हो, यानी वो कुछ जगह घेरे, यानी उसके पास आयतन हो, उसके पास अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि सब्सटेंस हो, यानी कि मास हो, यानी जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं वो हो, और उसे हम महसूस कर पाए किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से, तो वो मैटर कहलाता है। तीनों चीजें अगर प्रूव कर दी तो हवा मैटर है। देखो, पहली चीज प्रूव करता हूं, एयर इज अ मैटर। यस, एयर इज अ मैटर। व्हाई इट इज मैटर? वेरी फर्स्ट थिंग, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज इट हैज वॉल्यूम। मैं नहीं मानता भैया हवा जगह घेरती है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? मैं आपको बोलता हूं कि हवा जगह घेरती है, दैट इज इट हैज वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कि मैं एक गुब्बारा लेता हूं जो बिल्कुल फूला हुआ नहीं है। दिस इज अ डिफ्लेटेड बलून। कैसा बलून है? दिस इज नथिंग बट अ डिफ्लेटेड बलून। इसमें मैं हवा को फूंक देता हूं, है ना, एयर इसके अंदर अगर मैं डाल दूं तो ये जो मेरा गुब्बारा है, एयर इज फिल्ड। अगर इसके अंदर मैं हवा को भर दूं तो राजा बेटा क्या होगा? राजा बेटा क्या होगा? राजा बेटा क्या होगा? राजा बेटा क्या होगा? हवा भरेगी ना भैया। अरे हवा भरेगी ना भैया। आप प्रूव करके दिखाओ तो मैं मानू, नहीं तो मैं ना मानू। इन्फ्लेटेड बलून, फूला हुआ गुब्बारा। भैया हवा जगह घेरती, मैं नहीं मानता यार भैया। भैया यार हवा जगह घेरती, मैं नहीं मानता यार। देखो बेटा, डिफ्लेटेड बलून, जो फूला हुआ गुब्बारा नहीं है, ये देख राजा बेटा, ये जगह किसने घेरी बेटा?
ए राजा बेटा जगह किसने घेरी, ये जगह किसने घेरी, ये राजा बेटा जगह किसने घेरी। यस, एयर इज कंसीडर्ड टू बी अ मैटर बिकॉज, यानी इसे पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये जगह घेरता है, इट हैज वॉल्यूम। क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं, ये देखो ये देखो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं भाई, ये देखो, ये देखना, मेरे बालों को देखना, मैं महसूस कर पा रहा हूं भाई, मैं महसूस कर पा रहा हूं। सुनील भैया इसका वॉल्यूम है, साथ ही साथ इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट थ्रू स्किन, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं। पंखा चलाया, हवा तेज चली, महसूस कर पा रहा हूं। सामने आंधी तूफान आया, महसूस कर पा रहा हूं। मान लो तुम यूं खड़े हुए हो, तुम यूं खड़े हुए हो, ठीक है ना भैया, जोरदार हवा चलेगी, जोरदार हवा चलेगी, तो तुम्हारे टाट के जो बाल है वो कहां जाएंगे, सारे के सारे पीछे जाएंगे। महसूस कर पा रहे हो उसको, हाँ जी भैया बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं। गाना गा रहे, इधर चला मैं उधर चला, हवा महसूस होती है। तो भैया सबसे पहली कंडीशन, हवा के पास स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी हवा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हवा के पास वॉल्यूम है, हवा को हम महसूस भी कर सकते हैं, हवा के पास मास है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है सुनील भैया, हवा के पास मास है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, प्लीज थोड़ा समझाइए। एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा। इसके लिए मुझे आपको दो छोटे छोटे टर्म्स बताने पड़ेंगे, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। पूरा ध्यान यहां पे बेटा, हीट आपकी एनर्जी होती है, जो भी चीजें एनर्जी है दैट आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द मैटर, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। प्लीज एनर्जी और मैटर को दोनों को सेम चीज ना बोले, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप मेरी बात को यहां पर गौर से सुनना और समझना कि मास और वेट में क्या अंतर है। तो मास बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आपने फिजिक्स क्लास 9th में पढ़ा है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर चीज में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो बेसिकली उसका क्या है, मास है या द्रव्यमान है। एक पर्टिकुलर चीज में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, यानी जितनी मात्रा में सब्सटेंस होगा, उससे हम उसका मास कहेंगे या द्रव्यमान कहेंगे। फिजिक्स की भाषा में यहां पर आपने और एक और चीज पढ़ी होगी, दैट मास यानी द्रव्यमान इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया मतलब कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर की ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी के चेंजेस को रजिस्ट करता है, कि अगर वो मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में, तो ये नहीं बोलेगा कि भैया मुझे मूवमेंट कराओ, वो बोलेगा मुझे रेस्ट में रहने दो, रुके रहने दो। अगर वो चल रहा है तो बोलेगा मुझे चलने दो। तो वो जिस भी अवस्था में है वो कहेगा मुझे उसी अवस्था में रहने दो, मेरी अवस्था को मत बदलो, मेरी स्टेट को मत बदलो, यानी मेरे वेलोसिटी के चेंजेस मत लेके आओ। अगर मैं रुका हूं तो मेरी वेलोसिटी में चेंज मत लाओ, मतलब मुझे मूव मत करो। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो उस मूवमेंट को रोको मत या उसकी स्पीड मत बढ़ाओ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो ये क्या है, ये मास है। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, ये कक्षा 9वीं में आप पढ़ के आए हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हैं। सो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ये क्यों बता रहा हूं, अभी एक्सपेरिमेंट करूंगा इसके लिए। सो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक चीज के अंदर कितने अमाउंट में आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज द्रव्यमान। या हम बोले व्हाट इज मास, तो ये बेसिकली उस बॉडी के इनर्शिया का मेजर है, कि अगर हम उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको कितना अपोज करेगा, दैट इज नथिंग बट मास यानी द्रव्यमान। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना, क्लास 9th फिजिक्स। अच्छा, लेकिन वेट ये नहीं है। वेट क्या है, हम तो मास और वेट को एक ही बोलते हैं भैया, जो मास वो वेट, जो वेट वो मास, है ना मास और वेट एक ही हो गया भैया, ऐसा नहीं है। तो ये वेट क्या है, ये जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, कि धरती हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, धरती हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जो आकर्षण का फोर्स है जो धरती लगाती है,
इसे वेट कहते हैं। सो वेट और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसे नीचे खींचा जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, इसे वेट कहते हैं। एंड मजे की बात आप देखिए, जो वेट है ये बेसिकली किस चीज का प्रोडक्ट है? ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं क्लास 9th की। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ जी और डब्ल्यू। सो एफ जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा है जब धरती उसे अट्रैक्ट कर रही है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, सो दैट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या जो वेट है, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब मास के साथ बात क्या है बेटा? मास जो है यह हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये मान लीजिए कोई और आपका ग्रह है, कोई और आपका प्लेनेट है, ठीक है जी। ये आपकी धरती, ये आपका कोई भी और ग्रह जी। अब मान लीजिए कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये सेम ऑब्जेक्ट यहां रखा है और ये सेम ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ध्यान से सुनना, ये सेम ऑब्जेक्ट हमने धरती पे रखा है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को मैंने दूसरे किसी ग्रह पे रखा है, तो अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि जो मास हो जाएगा वो यहां पर भी m रहेगा और यहां पर भी m रहेगा। यानी जो मास था, अमाउंट ऑफ मैटर था, वो यहां पर भी m है और यहां पर भी m है। आप मुझे बताओ, ये सेम रॉकेट आपने धरती पे रखा, इसी सेम रॉकेट को आपने दूसरे प्लेनेट पे रखा, ये सेम रॉकेट है ना। यानी मान लीजिए मैं धरती पे हूं और मैं मान लीजिए चांद पे हूं या किसी और ग्रह पे हूं, मेरी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो तो सेम रहेगा ना। या इस रॉकेट की बात करूं तो इस रॉकेट का जितना मास यहां है उतना ही मास यहां रहेगा ना। ऐसा इमेजिन करो, ये सेम रॉकेट को मैं इधर भी रख रहा हूं, इधर भी रख रहा हूं, तो इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम रहेगा जी। लेकिन इस प्लैनेट का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आप इमेजिन करो, इस प्लैनेट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए x यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है? x यूनिट्स है। और इस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी लग रही है वो बेसिकली आपकी कितनी है? 2x यूनिट्स है। कितनी है? 2x यूनिट्स है। इस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी लग रही है वो मान लीजिए 2x यूनिट्स है, एग्जाम्पल के तौर पे। मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्लैनेट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसके कंपैरिजन में 2 गुना है, तो वेट इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा? मुझे बताइए, ए में वेट ज्यादा होगा या बी में वेट ज्यादा होगा? वैसे तो मैं लिख कर लेके आया हूं, तो आपने देख ही लिया होगा। तो आप इतना तो समझ पा रहे हैं कि यहां पर यह किसका प्रोडक्ट है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो x है m मास पे, यहां पे 2x लग रहा है m मास पे, तो ऑब्वियसली यहां पर वेट जो होगा वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। हां, आप समझदार बच्चे हैं। क्लियर करवा पा रहा हूं क्या मैं? फिर से बताऊं, ये सेम रॉकेट इधर था और इधर था। अरे भाई, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यहां है उतना ही यहां है, यानी मास तो इसका दोनों तरफ सेम है, द्रव्यमान दोनों तरफ सेम है, लेकिन इसमें जो आकर्षण का फोर्स लग रहा है वो x है। इधर 2x लग रहा है, इधर देखो x लग रहा है, इधर 2x लग रहा है, तो इधर अपने पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है, इधर बेसिकली ज्यादा है, तो यहां पर जो वेट होगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो सुनील भैया, इट चेंजेस एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा वेट चेंज होगा। क्लियर करवा पाया? मजा आया? जी भैया। अब मेरे राजा बेटा,
यहां पे प्रूव करूंगा और तुम मुझे बताओगे कि यहां पर क्या चेंज हुआ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सुनील भी इसका फील दिलाएंगे। लोग कहते हैं हवा के पास मास है, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं एयर के पास मास है, टेक्निकली प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर मैं एक डंडी पे एक ना फूलने वाला बलून यानी एक डिफ्लेटेड बलून बांध दूं और इधर बांध दूं एक बलून जिसमें हवा भरी हुई है यानी इन्फ्लेटेड बलून बांध दूं, तो ये ऑब्वियसली हमारी जो डंडी है एक तरफ पे झुक जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अग्री करते हैं? मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है और मैं अगर अपने हाथ से ऐसे पकड़ूं तो जहां पर हवा भरी हुई है वो वाला साइड झुक जाएगी, ये वाली साइड ऊपर रहेगी। ऐसा क्यों सुनील भाई? अरे राजा बेटा, इधर बेसिकली मास ऑफ गैस मान लीजिए m1 था और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था। अर्थ की बात कर रहे हैं। इधर बेसिकली मास ऑफ गैस क्या था भाई? हमने बहुत सारी गैस इसमें फूंक दी, तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या था? m2g था। अब ये मत बोलना कि यहां पर g सेम क्यों लिया है। अरे राजा बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरती पे ले रहे हैं, 9.8 वाली वैल्यू है ना, 10 मान के चलो, ठीक है। तो ये g और ये g, लेकिन यहां पे मास क्या है? m1 और यहां पर मास क्या है? m2। तो यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा दैट इज बेसिकली F2 यानी कि वेट 2, और यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा दैट इज F1 यानी कि वेट 1। तो ऑब्वियसली आपका F2 इज ग्रेटर देन F1, ये इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर जो M2 है दैट इज ग्रेटर देन M1। भैया ये समझ नहीं आया, सुनो वापस। एक जगह पे ध्यान से सुनना, अभी और समझ में आएगा, और समझ में आएगा। मान लो एक डंडी मैंने उठाई और इस डंडी के एक कोने पे मैंने बांध दिया कि वो बलून जिसमें नाम मात्र की हवा है या बहुत थोड़ी बहुत हवा है, और एक तरफ मैंने गुब्बारा बांधा जिसमें काफी सारी हवा है। इसको अगर ऐसे बीच से पकड़ता हूं और अगर ऐसे देखता हूं तो ये देखिए एक तरफ पे झूल जाता है। अब ऐसा क्यों? सुनील भैया, धरती जो इनको खींच रही थी वो तो जी है, दैट इज जी, ये तो जी ही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा है यानी मास जो है एयर का ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज बेसिकली m2g और यहां पर लग रहा होगा m1g। तो m2 इज ग्रेटर देन m1, दैट्स व्हाई f2 इज ग्रेटर देन f1। ये प्रूव हो गया कि हवा के पास मास होता है, द्रव्यमान होता है। और किसकी मदद से हमने प्रूव किया? वेट की मदद से प्रूव किया। हवा के पास मास है, हमने कैसे प्रूव किया? वेट की मदद से प्रूव किया कि हवा के पास मास है। बताओ टेक्निकली मजा आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हवा के पास मास है या नहीं है? देख लो भैया, ये तुम्हारा किताब का कंसेप्ट, ये सुनील भैया का प्रैक्टिकल कंसेप्ट, देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो मैं तो फील दिलाऊंगा हर चीज का। जब तक फील नहीं आवे तो भैया बोल देना भैया फील नहीं आ रहा, फील आ रहा तो मजा आ रहा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? जी भैया। तो धरती के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों तरफ जी, लेकिन यहां पर कम अमाउंट ऑफ गैस है, यहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस है, तो m2g यहां पे m1g। तो ये F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1। क्यों? क्योंकि यहां पर m2 इज ग्रेटर देन m1। मजा आया क्या? मजा आया क्या? तो अब अगर कोई बोल दे कि हवा मैटर है तो बोलना हमें पता है हवा मैटर है, क्योंकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमें इसी वजह से पता है कि हवा क्या है? मैटर। अरे वाह। चलो दूसरा होमवर्क करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी भी बहुत सारे तरीके की होती है ना, थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी भी कौन कौन सी है? ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल भागना दौड़ना, लीनियर कर्वीलीनियर, ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा। अभी क्लास 9th के हिसाब से चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखो बेटा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वो ऊर्जा
जो पार्टिकल्स के मोशन के साथ एसोसिएट हो। जब भी कोई चीज मूव कर रही होगी, हम किस एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर पार्टिकल्स इतने पास पास है, यहां पर थोड़े दूर दूर है, और यहां पर सबसे ज्यादा दूर है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जहां पे पार्टिकल ज्यादा आसानी से मूव कर सकेंगे, वहीं तो ये एनर्जी ज्यादा होगी ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है? यानी कि वो एनर्जी या वो ऊर्जा जो पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड हो। सबसे ज्यादा मोशन कहां हो सकता है? इधर, फिर इधर, और सबसे कम इधर। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है सॉलिड्स की, लिक्विड्स की मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। सबसे हाईएस्ट जो है वो गैसेस की है। अब आगे चलोगे तो बताऊंगा कि वाइब्रेशनल क्या होती है, रोटेशनल क्या होती है, ट्रांसलेशनल क्या होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आगे चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वहां फील दिलाऊंगा इस चीज का। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप कोई काइनेटिक एनर्जी का फील पूछ ले, तो ज्यादा पार्टिकल्स आसानी से कम मूव कर सकते हैं, इधर बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं, इधर थोड़ा कम मूव कर सकते हैं, जगह थोड़ी कम है, इधर बिल्कुल जगह नहीं तो बहुत कम मूव करेंगे। तो सबसे कम मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस, यानी इंटरमीडिएट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ये क्लास 9th की बात है बेटा, 9th क्लास, 9th। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा, यानी वो एनर्जी या वो ऊर्जा जो पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड हो। जब भी कोई चीज मूव कर रही है, तो वहां पर हम किस एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास पास हैं, लिक्विड के थोड़े दूर हैं, गैसेस के और दूर हैं, तो सबसे ज्यादा जो मूव करने की जगह है वो कहां है? जैसे मान लो अभी मैं बस में खड़ा हूं, मेरा आगे पीछे चारों तरफ लोग खड़े हैं, तो मैं तो हिल ही नहीं सकता। कहां हिलू रे, कहां भागू, कहां भागू? सॉलिड। थोड़ी बस खाली है तो मैं भाग सकता हूं थोड़ा सा, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। पूरी बस खाली, पूरी बस में दौड़ता फिरूंगा इधर उधर। तो जितनी ज्यादा जगह दोगे पार्टिकल को, उतना ज्यादा खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। समझ में आई बात? चलो आ जाओ, एक सवाल करते हैं। फटाफट से एक सवाल करते हैं, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं, देखते कितने बच्चों को यहां तक समझ में आया। यस यस यस, तेजस सिंह राजपूत कह रहे हैं इज इट रिकॉर्डेड? नहीं बेटा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज अ लाइव लेक्चर। ठीक है, चलो बेटा तुम्हारे लिए बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूं प्लीज। ये बोर्ड्स का बैच है, ठीक है, बोर्ड्स का बैच है, बोर्ड्स की तरीके से पढ़ाने तो बेसिक से उठा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, प्लीज कोऑपरेट करना। बेसिक से उठाते हुए पढ़ा रहा हूं, प्लीज कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, आप ही के अच्छे के लिए पढ़ा रहा हूं। ये क्लास 9th में बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको 11th में वो सारी चीजें वापस रिपीट करवा रहा हूं, प्लीज रिस्पेक्ट इट। ठीक है, चलो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीट जेई वाले होंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता। मुझे पता है आपको नहीं पढ़ाया जाता, जेई में इन चीजों का रिलेवेंस नहीं है भाई, मुझे पता है। सिग्निफिकेंट फिगर से मेजरली टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं। ये बोर्ड्स का बैच है, तो इसमें मुझे सब पढ़ाना है ना, मुझे तो सभी पढ़ाना है, मैं तो सभी पढ़ाऊंगा, है ना। सो असर्शन क्या कहता है? असर्शन एक स्टेटमेंट है, कहता है द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट व्हाइल इट्स वेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो मास होता है किसी सब्सटेंस का हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका जो वेट है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। रीजन, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या बात है, बहुत सरल सा सवाल दिया मैंने आपको। 75% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। कुणाल गुप्ता, लव, आदित्य, शिवांश, मिस्टी, अनस कुमार, सौम्या, आदित्य कुमार शाह, शुभम सिंह एंड रिया सिंह। अब ध्यान से पहले सुनो, सवाल को सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सवाल क्या कह रहा है। ये पहला स्टेटमेंट है जिसे असर्शन कहते हैं, और ये दूसरा स्टेटमेंट है जिसे रीजन कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। while its weight may vary from place to place, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
while weight is the force exerted by gravity on the object। बिल्कुल सही है। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है? बिल्कुल। देखिए, ये कह रहा है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मास सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर है किसी चीज में, उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो है किसी भी चीज में। अब आप भले वो अमाउंट ऑफ मैटर को धरती पे रखो, चांद पे रखो, जुपिटर पे रखो, सैटर्न पे रखो, उतना ही रहेगा। तुम मुझे उठा के धरती की जगह चांद पे ले जाओगे तो मैं क्या आधा हो जाऊंगा? क्या मैं उतना ही रहूंगा? मेरे हाथ भी उतने रहेंगे, पैर भी उतने रहेंगे, आंखें भी उतने रहेंगे, दांत भी उतने रहेंगे, बाल भी उतने ही रहेंगे। मुझे उठा के तुम किसी और प्लेनेट पर रख दो तब भी मेरे अंदर वही रहेगा। सारी चीजें सेम रहेगी। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कांस्टेंट रहेगा, मास मेरा कांस्टेंट रहेगा। मेरा वेट हर जगह चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? यही तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ए आंसर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखिए, काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर यहां तक समझ में आ रहा तो एक बार आए भैया लिख दीजिए, प्लीज आए भैया लिख दीजिए जल्दी से। एक बार चैट बॉक्स में आए भैया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? पूरा फोकस पढ़ाई पे करो यार। मैं तुम्हारे चक्कर में इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। प्लीज प्लीज, इतना बेसिक से केमिस्ट्री आपने कहीं नहीं पढ़ा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा ध्यान यहां लगाओ। अभी मैं आपको NIST रूल्स भी पढ़ाऊंगा, बुक्स में नहीं है, विश्वास मानो आप। इसका एक लेक्चर आएगा, अगर इस लेक्चर में मौका मिला तो इसी में खींचेंगे उसको। प्लीज, मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं, समझिए। मैं नहीं चाहता कि आप वही रटंत विद्या में पढ़ें, समझिए, बस आपके अच्छे के लिए। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे आए भैया लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। पिछली क्लास में हमने क्या जाना था? पिछली क्लास में हमने यह जाना था कि पदार्थ को यानी मैटर को अगर उसके अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बांटे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं। उसी प्रकार अगर हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बात करें कि उसका बिल्टअप क्या है, वो किससे बना है, उसके अंदर झांके, तो उस बेसिस पे वो दो तरीके की चीजों से बना होगा। या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, जिसके फर्दर दो टाइप थे, एलिमेंट और कंपाउंड। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट क्लास में समझाए। आज की क्लास हमारी किसके ऊपर है? आज की क्लास हमारी है इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर के ऊपर। और फर्दर इसके दो टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आज हम इसको थोड़ा यहां पर क्लियर करेंगे। चालू कीजिए। तो सुनील भाई, ये मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है? मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे कि मैं इसे फील कर पाऊं। गर्मी का मौसम आया हुआ है, अग्री करते? हां। एक काम कीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें एक पानी डालिए, मतलब ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। डाला? उसमें क्या करो? 2 चम्मच चीनी डालो। पूरा ग्लास भर दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया। हाँ, उसको बढ़िया से मिक्स करो। कर दिया? थोड़ा सा नमक लो, डालो, मिक्स किया। हाँ, नींबू लो, निचोड़ दो। 1 नींबू, 2 नींबू, 3 नींबू, निचोड़ा। हाँ, घुमाया। हाँ, अच्छे से घुमाया। हाँ, पी जाओ। क्या ये? शिकंजी, लेमोनेड। तुम्हारी भाषा में लेमोनेड है, साइंस की भाषा में क्या है? साइंस की भाषा में क्या है सुनील भैया? अरे साइंस की भाषा में इसे कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं राजा बेटा? मिश्रण कहते हैं। तो मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है बेटा? ध्यान से फोकस करना। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन two pure substances are mixed together in any proportion by mass। क्या बोल दिया? नहीं समझ में आया। तो जब दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस यानी कि आपका ईदर एलिमेंट या ईदर आपका कंपाउंड, इनको आप किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास में मिक्स कर दीजिए, इसे मिश्रण कहते हैं। इनका कोई रासायनिक वहां पर परिवर्तन या आप रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हो रही, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, साथ में बैठे हैं। ठीक है? सो अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर
आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये तुम्हारा एक बीकर, इस बीकर में मैंने लिया यहां पर बढ़िया सा वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये बेसिकली क्या है? ये आपका है कंपाउंड। अग्रीड। इसके अंदर मैंने क्या किया? 2 चम्मच चीनी डाल दी। क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। शुगर क्या होता है? C12H22O11। शुगर क्या है? कंपाउंड। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। तो मिक्सचर क्या है ये? अब इस पानी के अंदर अगर मैं चीनी को डाल दूं तो सुनील भैया यहां पर क्या रेडी होगा? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो चीज रेडी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। तो मेरे राजा बेटा ये मिक्सचर नहीं है क्या? ये मिश्रण नहीं है क्या? बिल्कुल मिश्रण है, बिल्कुल मिक्सचर है। तो यहां पर देखिए 2 कंपाउंड्स, इनको बस आपने मिक्स कर दिया। तो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उनको बस आपने मिक्स करके, यानी आपस में इनको मिक्स करके रख दिया। भाई पानी में चीनी डाली, घोल दी, रख दी। यहां पर चीनी और पानी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पानी के अंदर चीनी घुल गई है। ये क्या है? मिक्सचर है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है? एक कटोरी है और उस कटोरी में आपने क्या कर दिया है? एक मिक्सचर आपने बनाया है। उस मिक्सचर में क्या है? ये आपने एक मिक्सचर बनाया है। उस मिक्सचर में क्या है? ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये आपका पाउडर्ड आयरन है, पाउडर्ड आयरन। और ये पीला पीला क्या है? पाउडर्ड सल्फर है, पाउडर्ड सल्फर। तो सल्फर आपका क्या है बेटा? देखिए बहुत बेसिक से बता रहा हूं। आयरन आपका एलिमेंट है और ये सल्फर आपका एलिमेंट है। इनको बस आपने मिक्स करके रख दिया, साथ में मिला के रख दिया, एक मिश्रण बना दिया। ये आयरन का पाउडर, ये सल्फर का पाउडर मिक्स कर दिया और साथ में रख दिया। मिक्सचर है, मिश्रण है। तो ये बोल रहा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड, ये देखिए 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड, इनको जब आप आपस में मिला दे और रख दे तो मिश्रण बना, मिक्सचर बना। बात खत्म। फील दिला पा रहा हूं भाई साहब? अरे भाई साहब फील आ रही है? बिल्कुल दिमाग के कंसेप्ट एकदम खुलने चाहिए, दिमाग की खिड़कियां खुलनी चाहिए। मजा आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, सुनील भैया ये होमोजीनियस तो यार पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, होमोजीनियस तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आपने बोला प्योर सब्सटेंस केमिकली होमोजीनियस होते हैं, क्यों? क्यों प्योर सब्सटेंस केमिकली होमोजीनियस क्यों होते हैं? बिकॉज वो जिस भी चीज से बने होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक वो केमिकली क्या है? वही चीज प्रेजेंट होगी। एलिमेंट की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम प्रकार के एटम से बना होगा। आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम प्रकार के आयन से बना होगा। कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होगा। लास्ट क्लास में बताया था, केमिकली होमोजीनियस। ये मेरा भाई अलग आदमी, ओपी आदमी है। पता है क्यों? पता है क्यों? देखो, ये कह रहा है कि भाई मैं फिजिकली होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हूं। अरे ये क्या नई चीज, ये क्या नई बला क्रिएट कर दी सुनील भैया? ये कौन सी नई बला क्रिएट कर दी आपने? फिजिकली होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है, आ जाओ। फिजिकली होमोजीनियस, फिजिकली हेट्रोजीनियस। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आ जाओ मैं बताता हूं। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है? एक बीकर है। मान लो ये क्या है? तुम्हारा एक बीकर है। इसके अंदर ये पानी के पार्टिकल्स हैं। बहुत गौर से सुनना, पूरा ध्यान हर एक बच्चे का, राजा बेटा का, मेरा यहां पे स्क्रीन पे। मेरे राजा बेटा ये क्या है? मान लो ये क्या है? ये बेसिकली वाटर के पार्टिकल्स हैं। बहुत बेसिक से उठा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। हां, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत है फिर। ये मान लो कि बेटा क्या है? ये शुगर के पार्टिकल्स है बेटा। तो मान लो मैंने पानी के अंदर डाली चीनी, पानी में डाली मैंने चीनी, पानी में डाली मैंने चीनी, पानी में डाली मैंने चीनी,
पानी में डाली मैंने चीनी, पानी में डाली मैंने चीनी, और पानी में डाली मैंने मिट्टी, पानी में डाली मैंने मिट्टी, पानी में डाली मैंने मिट्टी, पानी में डाली मैंने मिट्टी। दो प्रकार के मिश्रण बन रहे हैं। मतलब नहीं समझ में आया? देखो, एक ग्लास में 100 मिलीलीटर पानी लो, दूसरे ग्लास में 100 मिलीलीटर पानी लो, एक में 1 चम्मच चीनी मिलाओ, घोल जाओ। पानी को पीना, ऊपर से मीठा है, बीच में उंगली डाल के टेस्ट करना, मीठा है, नीचे टेस्ट करना, मीठा है। क्यों? क्यों? ऊपर से लेकर नीचे तक पानी और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? ऊपर से लेकर नीचे तक चीनी यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। अरे करवा चौथ पे नहीं होता, करवा के अंदर मम्मी पानी के अंदर वो चीनी डाल देती है, मिक्स करती है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो पानी मीठा हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर पानी लेता हूं और उसमें चीनी डालता हूं, सुनील भैया, पानी मेरा कंपाउंड यानी प्योर सब्सटेंस, चीनी मेरा कंपाउंड यानी कि प्योर सब्सटेंस, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और उनको साथ में रख दिया, तो ये एक मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर यानी सजातीय मिश्रण है। इसमें होता क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर की, यानी कि पूरे के पूरे मिश्रण की कॉम्पोजिशन एक समान, एक जैसी होती है। अगर आप यहां पर पानी और चीनी को देखें तो इनकी कॉम्पोजिशन हर जगह एक समान है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये फिजिकली होमोजीनियस है। यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, फिजिकली होमोजीनियस है ये। मतलब आप चाहें तो इन्हें अलग भी कर सकते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई है यहां पे कोई। उसके बाद दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज और सिंगल फिजिकल स्टेट। अगर आप यहां पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको ये एक सिंगल फेज में नजर आएंगे, या एक सिंगल फिजिकल स्टेट में। पानी के अंदर चीनी को घोल दिया तो सिंगल फिजिकल स्टेट, लिक्विड स्टेट में नजर आ रहे हैं, तो एक ही स्टेट में नजर आएंगे। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आप आंखों से देख के मुझे बता सकते हो कि पानी के अंदर चीनी कहां है और पानी कहां है? मैं अगर आपको बोलूं कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो, कि बताओ जहां पर आपने पानी में चीनी घोला है, बताओ मुझे चीनी कहां है? आप आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि कहां पर है आपकी चीनी। तो इसीलिए इनको आप आंखों से देखकर नहीं बता सकते, ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एक समान कॉम्पोजिशन। तो पानी लिया, उसमें चीनी डाली, मिक्स करी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी मीठा हो गया, क्योंकि चीनी और पानी अच्छे तरीके से आपस में घुल चुके हैं, मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। यह होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान कॉम्पोजिशन, एक ही फेज में, एक ही सिंगल फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आंखों से देखकर आप नहीं बता सकते कहां पानी है, कहां चीनी है। यही क्या होगा? विजातीय मिश्रण। राजा बेटा समझ पा रहे होंगे? हां सर, मोल कंसेप्ट कराइए। स्वाति, मोल कंसेप्ट मेरी क्लास में बहुत आगे बेटा। मैं अगेन बोल रहा हूं, आप जेई नीट के बच्चे हो सकते हो, जब मोल कंसेप्ट आए तो आप आना, आपको बहुत बेसिक से वहां भी उठाया जाएगा। अभी ये बोर्ड्स का बैच है बेटा, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं बच्चे को कुछ भी नहीं आता। जेई में यूजुअली हम कहां से स्टार्ट करते हैं? मेजर जो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट होता है, वहां से सवाल आते हैं जेई और नीट में, है ना। थोड़े बहुत सवाल आपके यूनिट से आ गए हैं नीट में, जेई में नहीं आते। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिक्स बिल्कुल खत्म है, उनके लिए, बोर्ड्स के बच्चों के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने पानी के अंदर अगर मिट्टी को डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद मिट्टी नीचे आ जाएगी, पानी तो ऊपर ही रहेगा। क्या इनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी है? क्या एक समान कॉम्पोजिशन है? अरे नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। एक समान नहीं है सुनील भैया, एक समान नहीं है। अरे पानी और मिट्टी क्या ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरीके से मिक्स है क्या? नहीं, मिट्टी नीचे है, पानी ऊपर है। तो यहां पर क्या हुआ है? एक नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब एक समान कॉम्पोजिशन नहीं है, ऊपर पानी ज्यादा, नीचे मिट्टी ज्यादा। अच्छा, दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेस और वन फिजिकल स्टेट।
आप देखिए यहां पर आपको दो स्टेट्स नजर आ रही होंगी, एक आपको पानी नजर आ रहा है, दूसरा आपको मिट्टी नजर आ रही है। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, क्या बात है। तीसरा, देर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आंखों से देखकर आप बता सकते हो कि यहां पानी है यहां मिट्टी है। आंखों से देखकर हम बता सकते हैं कहां पानी है और कहां मिट्टी है। सो देर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिट्टी और पानी के बीच में एक विजिबल सेपरेशन हमें नजर आ रहा है। इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस यानी विजातीय मिश्रण, इसे हम कहते हैं सजातीय मिश्रण, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? तो एक बार चैट बॉक्स में प्यार लगा दो, ये प्यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का प्यार है। चैट बॉक्स में एक बार हार्ट भेज दो प्लीज। यस, होल लेक्चर बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी भी किस पे बेस्ड है, इतना बेसिक होगा। तो जिनको बच्चों को नोट्स देखने ना, एक बार नोट जरूर देख लेना। तुम कहोगे यार भैया मजा आ गया यार आज। मैं कह रहा हूं तुम दिल से मेरे को आके दुआएं दोगे, विश्वास मानो, तुम दिल से आके दुआएं दोगे। मैं आज तुमको यूनिट्स का भी बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूं। तुम्हारे दिमाग में आता होगा ना फोर्स की यूनिट न्यूटन क्यों है। ये बेस क्वांटिटीज में, बेस यूनिट्स में तो है नहीं, ये डिराइव्ड यूनिट भी नहीं लगती है, तो फिर न्यूटन कैसे आया, सोचा कभी? बेस यूनिट्स में फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं है, डिराइव्ड यूनिट में न्यूटन कैसे डिराइव हुआ होगा, तो ये किस तरीके का यूनिट है, ऐसा सोचा है क्या? ऐसे सवालों के आंसर मिलेंगे। प्लीज पूरा लेक्चर देखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज अब एक दिमाग में और सवाल आता है जो आपके एग्जामिनर आपके 11th क्लास के बोर्ड्स में आपसे पूछ सकते हैं, कि जो 11th के बोर्ड्स जो स्कूल में होते हैं, है ना, बोर्ड्स नहीं बोल सकते, 11th के स्कूल एग्जामिनेशंस, तो वहां वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है। तो आप क्या बताएंगे, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है, क्या अंतर है? अभी तक आपको क्या समझ में आया कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर? मान लीजिए कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर की बात करते हैं। एक बॉटल उठाते हैं और उस बॉटल के अंदर हम बात करते हैं पानी की। तो इस बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी होता है H2O। अगर मैं ऊपर देखूं तो मॉलिक्यूल H2O, इधर देखूं तो H2O, इधर देखूं तो H2O, यानी पूरी तरीके से H2O 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 से बना हुआ है ना। हाँ, तो एक कंपाउंड की अगर हम बात करें, सो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस which is formed from different elements, that is from the different atoms. हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट से बनने वाले प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस इसीलिए है क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक केमिकली होमोजीनियस है। आप कहीं पर भी स्पॉट कर लीजिए H2O 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 H2O, इसीलिए केमिकली एक समान है, केमिकली होमोजीनियस है। केमिकली जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है ऊपर से लेकर नीचे तक सेम होंगे। अगर आयोनिक कंपाउंड होता तो सेम प्रकार के आयन से बना होता, कोवेलेंट कंपाउंड है तो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हर जगह H2O का मॉलिक्यूल ही होगा। H2O के मॉलिक्यूल में देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बन रहा है, इसे कंपाउंड कहेंगे। उसी प्रकार मिक्सचर क्या होता है, ये आपके पास थी चीनी, ये आपके पास आपका है पानी, और इस पानी के अंदर अगर आपने डाल दी 1 चम्मच चीनी, तो यहां पर आपने क्या किया, दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करा दिया। A mixture is formed when two or more than two pure substances are mixed together. यहां पर कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं होती, केमिकल रिएक्शन, आपस में मिक्स हो गए हैं। तुम्हारा मन करता है तो तुम अलग भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखिए कंपाउंड जो होता है केमिकली होमोजीनियस होता है। कंपाउंड इज केमिकली होमोजीनियस। केमिकली होमोजीनियस मतलब जिस चीज से बना है ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है। देखिए सारे के सारे सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स आर सेम, molecules are same in this case, है ना। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही मॉलिक्यूल से बना है, H2O 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 H2O। आयोनिक कंपाउंड होता तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम प्रकार के आयन से बना होता। उसके बाद
अभी बताया मिक्सचर फिजिकली होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। क्लियर जी। कंपाउंड जो होता है इसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसकी फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। क्या होती है? क्या होती है? ध्यान से सुनना, फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। बहुत धीरे धीरे सुनना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। कंपाउंड्स की फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। मिक्सचर की कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, डोंट हैव फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन कभी फिक्स ही नहीं है, तो आप इनके डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निकाल ही नहीं सकते। ऐसे कैसे सुनील भैया? पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, इसी पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दो, रहेगा तो तब भी शुगर का मिक्सचर। अब 2 चम्मच चीनी डाली तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज हो जाएगा ना। पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, इसी पानी में 2 चम्मच चीनी, तो दोनों के दोनों शुगर सोल्यूशन ही है ना बेटा, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो मिश्रण का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो कंपाउंड एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, वो है कंपाउंड। मिक्सचर जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को जब अपन मिक्स करते हैं तब बनता है। जैसे चीनी और पानी दोनों प्योर सब्सटेंस है, इनको मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बना। ये केमिकली होमोजीनियस है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी केमिकली मॉलिक्यूल्स या सेम होंगे या तो आयन सेम होंगे। यहां पर क्या होगा? या तो फिजिकली होमोजीनियस है, फिजिकली हेट्रोजीनियस, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्लियर है बात? कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स है। मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, 2 डाल दी, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, 6 डाल दिए, 7 डाल दिए, अरे कोई कैसे फिक्स करोगे? अलग अलग कॉम्पोजिशन हो रही है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए कोई भी फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कक्षा 9वीं चल रही है, 9वीं। कंपाउंड डजंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी कि एक यौगिक जिस भी एलिमेंट से बनेगा उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अरे कैसे? देखो, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है आपका H2O, है ना? हां, यह पॉइंट कह रहा है कि पानी इन दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, मतलब पानी जो इनसे बना है इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके अगर आपका पानी बनाते हैं तो यह पानी जो है इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कैसे? मैं बताता हूं, पूरा फोकस यहां। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, मतलब उसमें आग लग जाएगी, बट इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब ये जलती तो है पर जलाती नहीं है। मतलब समझ में आया? यानी कि ये खुद जलती है लेकिन दूसरी चीजों को जलने में मदद नहीं करती। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर आ जाए, वहां जलती हुई मोमबत्ती ले जाना, हाइड्रोजन गैस धमाका करेगी और मोमबत्ती को बुझा देगी। इससे क्या साबित हुआ? कि तुम खुद तो जलती हो हाइड्रोजन, तुम मोमबत्ती को जलने नहीं देती, मतलब यू आर नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तुम खुद जलती हो, जलाती नहीं, तो तुम्हें हाइड्रोजन जैसा नहीं बनना, ऑक्सीजन जैसा बनना है। नॉट कंबस्टिबल बट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, जलाती है। अरे जलती नहीं, जलाती है। समझ रहे हो? तो चीजें किसके प्रेजेंस में जलती है? जल्दी जल्दी जल्दी, चीजें किसके प्रेजेंस में बनती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जलती नहीं, जलाती है। बेटा ये क्लास 11th की बुक में भी दे रखा है, ये 9th में भी दे रखा है, 11th में। एक बच्चा कह रहा है कि शायद ये 11th की बुक में नहीं दे रखा है। 11th की बुक में दे रखा है भाई, 11th की बुक में दे रखा है। प्लीज जाके एनसीईआरटी खोलिए, आपके एनसीईआरटी में है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं बस।
तो आपको किसके जैसा बनना है? ऑक्सीजन के जैसा। अपन को जलना नहीं है, अपन जला देंगे भैया तुमको। हाँ, ये नहीं कि पता चला दो चार रिश्तेदारों को जाकर जला दिया, कह रहा सुनील भैया ने बोला था बी लाइक ऑक्सीजन इसलिए जला दिया। हम जलेंगे नहीं, हम जलाएंगे। तुम जलना चाहते हो? हाँ, जलो हमारी प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जलती नहीं, जलाती है। अब पानी कहता ना तो अपन जलेंगे ना अपन जलाएंगे। बोले मतलब? बोले ना तो पानी में आग लगती है ना पानी आग को लगने देता है। मतलब इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास ए फायर्स। पानी बिल्कुल उल्टा है, हाइड्रोजन की तरह ना जलता है ना ऑक्सीजन की तरह जलने में मदद करता है। पानी कहता अपन अलग है भैया, ना जलेंगे ना जलने में मदद करेंगे, अपन तो उल्टा आग ही बुझा देंगे। ना हाइड्रोजन के जैसे हैं ना ऑक्सीजन के जैसे हैं, अपन पानी है। ठीक है। और गाना गाते हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। ये क्लास ए कैटेगरी की फायर्स होती हैं। जैसे कि अगर आपके कपड़े में आग लग गई, पेपर में आग लग गई तो पानी से बुझाना। तेल में आग लगी, पानी से मत बुझाना। बिजली में आग लगी, पानी से मत बुझाना। गैसोलीन, पेट्रोल, इनमें आग लगी, पानी से मत बुझाना। कंबस्टिबल गैसेस में आग लगी, इसको पानी से मत बुझाना, नहीं बुझेंगी। तो देखिए, पानी इन दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। लेकिन यह बात मिक्सचर पे लागू नहीं होती है। मिक्सचर अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की पूरी पूरी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे? आपने पिसा हुआ लोहा लिया, पाउडर्ड आयरन, पाउडर सल्फर लिया, पाउडर्ड आयरन पाउडर सल्फर मिक्स कर दिया, पाउडर्ड आयरन पाउडर सल्फर को मिक्स कर दिया। हां हां। अब आयरन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो चुंबक पे अट्रैक्ट होता है। सल्फर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करती है। देखिए, दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। लोहे की प्रॉपर्टी है कि वो चुंबक पे चिपकता है, सल्फर की प्रॉपर्टी की कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करती है। आप इसका मिक्सचर बनाइए, ये मिक्सचर ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर देगा। मतलब ये जो मिश्रण है इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अब आप इस मिश्रण में चुंबक लाएंगे तो पाउडर्ड आयरन उस पर चिपक जाएगा और जो सल्फर होगा वो बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर जाएगा। इसका यह मतलब है कि अगर हमने एक मिक्सचर बनाया पिसे हुए लोहे और पिसे हुए सल्फर का और हम चुंबक ले गए तो यह मिश्रण क्या है, लोहे की प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्योंकि वो लोहा इस पे चिपक जाएगा। उसी प्रकार इस मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में डाला तो लोहा तो नहीं घुलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाएगा। तो मिक्सचर हमेशा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन कंपाउंड नहीं करता। समझ में आया क्या? आगे समझ में, आगे समझ में, आगे समझ में। एक बार आए लिख देना। क्लास 9th और 11th दोनों क्लियर होती जा रही है तुम्हारी। अब केमिस्ट्री में डर नहीं होना चाहिए। क्लास 9th और 11th दोनों क्लियर हो गई तुम्हारी, अब डर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार आए लिख दो। दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड वीडियो मेरे भाई, मैं आप लोगों के डाउट्स भी लेता हूं। समर्थ, आदित्य, चलो नाम लेते हैं, आयुषी, ऋतिका, जयदीप। ठीक है, अब जो बोलेगा ना रिकॉर्डेड उसका नाम लेंगे। रिकॉर्डेड नहीं है भाई। चैट सही है ना? सही है। चलो सवाल लगाओगे? चलो, कुछ बच्चे कह रहे थे हम एनडीए वाले हैं तो एनडीए के सवाल लगा लो। चलो आ जाओ, एक बार एनडीए के सवाल भी लगा लो, आ जाओ। देखते कितने बच्चे सही करते हैं। ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड, ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। क्या बात है? एक भाई कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड है। अरे नहीं है रिकॉर्डेड। जिनको जेई नीट पढ़ना है और उनको दिक्कत आती है केमिस्ट्री में, आप अगर ये वीडियोस को देख लेंगे तो केमिस्ट्री आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा और सबसे स्कोरिंग है। मेरे जेई में सबसे ज्यादा नंबर जो आए थे वो केमिस्ट्री में ही आए थे। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं स्कोरिंग बन जाता है, समझ रहे आप? मैंने भी जेई क्लियर किया था तो मेरे मैक्सिमम स्कोर जो था वो केमिस्ट्री में सेट हुआ था। सरल सा सवाल दिया है तुम्हें, 11th बोर्ड्स
स्कूल एग्जाम्स, नॉट बोर्ड्स, स्कूल एग्जाम्स। क्लियर है? क्लियर है? क्यों 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 रे, कंफ्यूज क्यों हो? शिवांशिष बैग, काव्या मनी, कैप्टन अब्दुल, स्टैनी, शिवम, साक्षी, आभास, कृष्णा, रितिका एंड प्रगुन। अच्छा चलो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना और फिर बताना। सबसे पहले ग्लास की बात करें तो ग्लास क्या है? ग्लास आपका एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। सुनील भैया, ग्लास किस चीज का मिश्रण होता है? बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो है SiO2, है ना? SiO2 होता है, साथ में आप इसके अंदर डालते हैं Na2CO3, साथ में आप इसके डालते हैं CaCO3, साथ में आप इसके डालते हैं जो रिजेक्टेड ग्लास पीसेस होते हैं वो डालते हैं। तो आप इन सब चीजों का प्लस कलरिंग एजेंट जो कांच को कलर देगा, इन सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है वो आपका एक कांच होता है। ठीक है, ठीक है। सो ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड, सही है ना? अरे ये कंपाउंड है ही नहीं भाई, ये कंपाउंड थोड़ी है भाई, ये एक मिक्सचर है। और अगर ये मिक्सचर है तो इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट कहां से आने लग गया दुनिया में भाई? अलग अलग प्रकार के ग्लासेस का अलग अलग आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड, ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दोनों सही है। और ये इसको समझा भी तो रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड, यानी इसका मतलब ये मिक्सचर है, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? मैं ऐसे जस्टिफाई करूंगा कि ग्लास एक मिक्सचर है। ग्लास एक मिक्सचर है क्योंकि उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसकी मदद से इसको समझाऊंगा ना। अरे मैं आपको यह कहूंगा कि मिक्सर का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो मैं यही कहूंगा ना कि इसकी मदद से मैं आपको इसको समझा भी देता हूं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मेरी बात समझ में आई? ये दोनों सत्य है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चिल। लास्ट, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अब 11th में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, आए भैया लगा दो। 11th क्लास में एंट्री होने वाली है, आए भैया का नारा लगा दो। 11th क्लास में एंट्री हो रही है धीरे धीरे। अब कक्षा 11वीं में एंट्री हो रही है। मैं भी एक्साइटेड हूं, तुम भी हो जाओ। कक्षा 11वीं वैसे ही चल रही है, पर अब जो प्योर कक्षा 11वीं का कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। रेडी हो? रेडी हो? मैं जिस तरीके से बताऊंगा सुनने के लिए तैयार हो? किताब में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, सुनोगे? हाँ, सुनेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ध्यान से सुनो। बहुत जगह तुमने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। किताबों में लिखा है, इधर उधर लिखा है, आया कहां से? ये शब्द कहां से आया? ये क्या मतलब है इस चीज का? वो समझाइए, वो फील दिलाइए। तो पहले पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि भौतिक गुण कौन से होते हैं। आप पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझिए, तब आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगी। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी से निकलती है फिजिकल क्वांटिटी। पहले आप समझिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें कि हम या तो मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। या तो हम उन्हें माप सकते हैं या उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं या अपने सेंसेस से सेंस कर सकते हैं। कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि हम अपनी आंखों से या अपनी बॉडी से उन्हें परसीव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। क्या गहरी बात है, ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे गुण होते हैं यानी कि जिनको आप यहां तो मेजर कर सके, माप सके, या बेसिकली उनको आप आंखों से देख सके या शरीर से महसूस कर सके, बिना उस सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन करे हुए। एग्जाम्पल देता हूं, मेरी हाइट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है।
मैं आपको बोलता हूं कि मैं बेटा, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी यह है कि मैं 5 फीट 11 इंच का इंसान हूं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि एक तरीका तो है कि मैं ऑब्जर्व करूं, तुमने आंखों से देखा, ये आदमी 5 फीट 11 इंच का लग तो रहा है, लेकिन माप लूं तो ज्यादा अच्छा है, तो तुम उसे मेजर भी कर सकते हो। फिर मैंने कहा मैं 63 किलोग्राम का हूं, तुम कहो भैया ये तो नहीं मानेंगे हम, मेरे को उठाओ उठाओ इसको सुनील भैया को और लगाओ इसका वेट मेजर करो, 63 किलो आ रहा, ये कैसे हो रहा? खुश हो गए तुम? खुश हो गए तुम? अभी बताऊंगा यूनिट क्या है वेट की भी, है ना? खुश हो गए? तो कुछ प्रॉपर्टीज को तुम मेजर कर सकते हो, कुछ को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जिनको तुम मेजर कर सकते हो दोस्त, उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे तुम द्रव्यमान को माप सकते हो, तुम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, तुम डेंसिटी यानी घनत्व को मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे तुमको मैंने बोला कि मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मैं गोरा हूं, तुमने मेरे को देखा ये झूठे तो काला है, कलर आंखों से देख के बता दिया, तुम्हें नापने की जरूरत नहीं पड़ी, मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने आंखों से देख के बता दिया। सुनील भैया इसको मापने की जरूरत नहीं है, सुनील भैया यार आप गेहुआ कलर के हैं, गोरे तो नहीं है, काले भी नहीं है, गेहुआ है। अच्छा, लश्यर यानी चमक। अब मैं बोलूं कि ओ मैं तो एकदम ये देखो चमकीली रिंग पहन के आया हूं, तुम देख के बता दोगे ना कि यहां पे वो बाली, हाँ चमकीली तो है यार, आंखों से देख के बता दिया। अब इसके लिए तुम्हें मापने की जरूरत नहीं है क्या ये कितना चमक रहा है कितना कम, आंख से देख के बता चमक रहा है कि नहीं, हाँ कि ना हाँ। तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन्हें या तो हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, या ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने सेंसेस से, बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन चेंज किए हुए। तो एक हुई क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें आपने ऑब्जर्व किया, कलर, लश्यर एटसेट्रा। एक हुई क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से शब्द आया, एक्चुअल रूट पकड़ो, डायरेक्ट तुम इसको याद करते हो फिर भूल जाते हो, फिर बोलते हो कलर 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 ओडर, ये किस में आता है ये भूल गए। सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज दो प्रकार की, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटिटेटिव वो जिन्हें हम मेजर कर सके, माप सके, क्वालिटेटिव वो जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, मेजर नहीं कर सकते। समझे? हां। तो ये जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, सुनील भैया, सुनील भैया का बॉडी कलर व्हीटिश यानी गेहुआ है, व्हीटिश है। दिस इज अ पहला क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी या दूसरा क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। बताना बेटा, बताना बेटा, जल्दी जल्दी बताना, बताओ 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 बेटा, जल्दी बताओ। धीरे धीरे अभी आगे चलने दो, तुम्हारे लेवल को एकदम खोलेंगे, दिमाग की सारी खिड़कियां खोल देंगे, इतना बेसिक पढ़ा देंगे तुम कहोगे भैया जिंदगी में नहीं पढ़ा इतना बेसिक। मजा आ रहा है क्या? पढ़ा था कहीं पे ये? कहीं पढ़ा था क्या ये? हाँ, अभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो भी बताएंगे। हाँ, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल एकदम तुम्हारे हर एक पैसे की वर्थ मैं इस क्लास से तुमको देकर भेजूंगा, एक एक पैसे की वर्थ तुम्हारी होगी इस क्लास को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। पूरा दम और पूरा जोर लगा देंगे इस क्लास में, आपके हर एक पैसे का मूल्य आपको मिलेगा। ठीक है, प्रियांश भाई बहुत बढ़िया, रजनी बहुत बढ़िया बेटा, भारती बहुत बढ़िया, साहिल मेरे भाई, सुहाना बेटा बहुत बढ़िया, दिनेश मेरे भाई,
सचिन आनंद, दीपांशी, क्या बात है मेरे दोस्तों, क्या बात है। तो मेरा रंग किस प्रकार की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सही, 83.63% बच्चे। कुणाल गुप्ता, शिवांश, आदित्य, आदित्य कुमार, ओजस, आदित्य, अरीशा, रत्निका, जुबैर। अब ध्यान से समझो ना यार, तुम मेरे को एक बात बताओ, मेरे बॉडी का कलर व्हीटिश है, मेरी बॉडी का कलर गेहुआ है, तुम इसे नाप सकते हो क्या? ऑब्जर्व कर, आंख से देख सकते हो ना कि गोरा हूं कि काला हूं? आंखों से देख सकते हो ना? हाँ। तो क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी हुई ना बेटा, पहला सवाल। अच्छा दूसरा सवाल, अब ये मुझे बताओ, सुनील भैया की हाइट 5 फीट 11 इंच और वजन 63 किलोग्राम है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ फिर से, अब ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। अब इसका आंसर चैट बॉक्स में देना, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सुनील भैया की क्लास रिकॉर्डेड है, इस वाले पार्ट में ये ना लगे रिकॉर्डेड है। आ जाओ चैट बॉक्स में, जल्दी 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 जल्दी। आरुषि बरणवाल, बहुत बढ़िया बेटा। आदित्य रंजन, वैष्णवी, भारती, सृष्टि, राधा, प्राची, राज्ञा, श्रद्धा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या होगा राजा बेटा? ए। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसे भौतिक गुण जिन्हें अगर आप मेजर कर सकते हैं बिना सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज किए, तो उन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर आप मेरा वजन नापना चाहते हैं तो आप मेरी प्रॉपर्टी में कोई अंतर थोड़ी लाएंगे कि आओ सुनील भैया आपका वजन नापते, तो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी। तुमने मुझे वेइंग मशीन पे खड़ा किया, मेरा वजन नापा, मैं उतर गया, मेरी बॉडी में कोई अंतर आया नहीं, तुमने वजन नाप दिया, इतना हुआ। तुमने मेरी हाइट नाप दी कि इतनी भी। तो अगर आप किसी ऐसी चीज को नाप सके बिना उस चीज के अंदर बदलाव लाए, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर आप किसी चीज को बिना मापे सिर्फ ऑब्जर्व करके बताएं, बिना किसी चीज की कॉम्पोजिशन चेंज किए, तो क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको समझने में क्या डिफिकल्टी है? सरल सी बात है। और यही क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। भैया अब आ रही है फील, मजा आ रहा भैया, मजा आ रहा है एकदम, क्या बात है यार भैया, मजा आ रहा है एकदम। अब देखो, अब देखो, सिमाइला कहती है क्या? सिमाइला कहती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो हसमुख लाल? हसमुख लाल कहता है इतना ज्यादा कि तुम उसको नाप भी नहीं सकती। नॉटी बॉय हसमुख लाल। सिमाइला कहती है नाप या मेजर तो वैसे भी नहीं सकती, नहीं कर सकती प्यार को, या नाप सकती हूं? अरे भाई साहब कंफ्यूज कर दिया तुमने तो। ए हसमुख लाल, तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी मैं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। क्या बोल दिया हसमुख लाल? सिमाइला ने बोला तुम मुझसे कितना प्यार करते हो हसमुख लाल। हसमुख लाल कहते हैं इतना ज्यादा कि तुम नाप ही नहीं सकती। सिमाइला कहती प्यार तो वैसे ही नहीं नपता बे, या नाप सकते हो? कंफ्यूज कर दिया हसमुख लाल, ब्रेकअप होने वाला तुम्हारा। कैसी है ये? इनको हम क्या बोलते हैं? ये है लव। और लव क्या है? ना तो मैटर है ना कुछ, लव क्या है? फीलिंग है। और जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स, ये सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। खत्म काम। तो लव जो है वो बेसिकली फीलिंग्स है, और जितनी भी फीलिंग्स है सारी की सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, सारी की सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये मत बोलना कि मैं तो ऑब्जर्व कर सकता हूं। बेटा कभी कभी तुम जो ऑब्जर्व करते हो वो होता गलत है।
मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए लगता था ये इसका प्यार इससे है, मैं श्योर नहीं हूं ना, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं देख रहा हूं यार ये रक्षित इससे बात क्यों कर रहा है, रोहन भी इससे बात कर रहा है, रोहन का लगता है चक्कर चल रहा है इसके साथ। अब ये मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं थी ना, मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार है, श्योरिटी नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी ना तो मेजर कर सकते हो ना ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन में मत डाल देना। अब मुझे लगता है कि रोहन प्यार करता है सिमाइला से, मुझे लगता है, रियलिटी में नहीं है वहां पे, लेकिन अगर रोहन काला है तो काला ही दिखेगा और सिमाइला गोरी है तो गोरी दिखेगी, तो ऑब्जर्वेशन श्योर शॉट होती है, ऑब्जर्वेशन श्योर शॉट होती है। अगर रोहन काला है तो काला है और सिमाइला गोरी है तो गोरी है, लेकिन यह मत कहना कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मुझे ऑब्जर्व हो गया कि प्यार है, अरे रियलिटी में नहीं हुआ तो इसीलिए दिमाग की खिड़की खोल के आंसर करना, यहां पर इसमें मत घुसेड़ देना, क्वालिटेटिव में मत घुसेड़ देना इसको, यह क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी, अरे नहीं यार, तुमको गारंटी है उनमें प्यार है, तुम बताओ मेरे को किससे प्यार है? मैं तो बहुत सारी लड़कियों से बात होती थी कॉलेज में, तो सबसे प्यार हो गया क्या? नहीं। ऑब्जर्वेशंस आर दोस जहां पर हम क्वालिटेटिव की बात करें, एकदम शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जर्वेशन हो, काला है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, समझ में आ गई? सो दीज कांट बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, बात याद रखना, ये शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अब कह रहे हो सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, वो तुमको लग रहा है, उसको लग रहा है नहीं आ रहा गुस्सा। अब मान लो मैं इस तरीके से बात करूं, किसी को लग सकता है सुनील भाई को गुस्सा आ रहा है, अरे नहीं आ रहा भाई गुस्सा, तो शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है ना तुम्हारी, गलत ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर तुम बोलोगे ये काला है तो मैं भी यही काला ही बोलूंगा, और सामने वाला भी काला बोलेगा, चौथा भी काला बोलेगा, पांचवा भी काला बोलेगा, काला तो काला ही बोलेंगे। थोड़ा साइंटिफिक एप्टीट्यूड लाना पड़ेगा। मजा आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? हेलो, तो फिजिकल क्वांटिटी नापू कैसे, यह बहुत बढ़िया बात है। फिजिकल क्वांटिटी कैसे नापती है? तो फिजिकल क्वांटिटी को, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है नंबर, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैग्नीट्यूड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी होती है यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चोजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंसीडर किया जाता है, जैसे किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम, अगर मैं बोल रहा हूं 1 किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम पूरे वर्ल्ड में एक समान है, तो जो किलोग्राम वैल्यू है ये पूरे विश्व में कांस्टेंट होगा कि इतना पदार्थ जो है 1 किलोग्राम हुआ। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है जिसकी मदद से हम चीजों को मापते और नापते हैं और मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का रियल मतलब मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो ये, अगर आपकी मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, देखिएगा बहुत सारे मिसकंसेप्शन धीरे धीरे क्लियर होंगे। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो आपका नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। याद रखिएगा, यूनिट आपकी हमेशा फिक्स्ड रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी वेरिएबल होती है। इसी वजह से आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज अ वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब अलग अलग होगी। क्या क्या मतलब, नहीं समझ में आया? मान लो कि ये सुनील भैया है, सुनील भैया पहले दिन भागते हैं 4 किलोमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, पहले दिन में भागा 4 किलोमीटर। ये यूनिट लिखनी कैसे होती है ये भी मैं सिखाऊंगा। NIST रूल्स है, बुक्स में नहीं मिलेंगे। NIST का PDF आपको गूगल पे मिल जाएगा, पर भैया पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अब दूसरे दिन आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया यहां पे दौड़ने के लिए निकलते हैं।
दूसरे दिन सुनील भैया आप भागते हैं 8 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखें, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो इसका ये वाला पार्ट वेरिएबल है और ये वाला पार्ट फिक्स है। किलोमीटर किलोमीटर ये फिक्स है। न्यूमेरिकल वैल्यू 4, 8, 12, 15, 20, 25, क्योंकि ये चेंज होता है इसीलिए पूरा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाता है कि सुनील भैया पहले दिन में 4 किलोमीटर भागे, दूसरे दिन में 8 भागे, तीसरे दिन में 12 भागे, चौथे दिन में 16 भागे। इस तरीके से ये बदलता रहता है। सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। यूनिट हमेशा फिक्स रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल होती है, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी होती है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा आज वजन 64 है तो कल भी 64 होगा। ऐसा हो सकता है कल घट जाए, परसों बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। आज मैं 4 किलोमीटर भागा, कल मैं 8 भागा, परसों में 12 भागा, परसों 14 भागा, ऐसे हो सकता है। ठीक है भाई, क्या बात है? क्लियर है? चलो सुनील भैया हमको थोड़ा और फील चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और फील दिलाओ, एकदम भौकाली फील दिलाऊंगा। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। सुनील भाई यूनिट मल्टीप्लाई होती है, ऐड होती है, नहीं समझ में आता यार, प्लीज बताओ। आ जाओ ध्यान से देखो, ये बाद में देखना, पहले ये देखना, इससे इसको समझाऊंगा। ध्यान से देखो, यूनिट्स रिटन नेक्स्ट टू द नंबर्स मीन्स द यूनिट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। यानी ये कह रहा है कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यूनिट को लिखते हैं, इसका मतलब नंबर और यूनिट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इन इक्वेशंस यूनिट्स बिहेव एग्जैक्टली लाइक नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यूज दे आर रिटन नेक्स्ट टू। यानी कि इक्वेशंस में यूनिट्स एग्जैक्टली नंबर्स की तरह बिहेव करती है। यूनिट्स आपकी नंबर्स की तरह बिहेव करती है, तो जिस प्रकार से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उसी प्रकार से यूनिट मल्टीप्लाई होती है, ये यूनिट डिवाइड होती है। थोड़ा फील दिलाओ प्लीज, फील दिलाओ। देखो यहां पर मैं पहले तो नंबर्स की डिवीजन किया हूं, इधर डिवीजन किया हूं, और इधर आपके नंबर्स की ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन हुई है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बात को सुनोगे तो मजा आएगा, फील आ जाएगा, घर जाओगे तो मजा आएगा। आज देखो, ये मान लो कि 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। बात तो एक ही रहेगी ना ये चीज की। 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 300 ही आ रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो 10 है ना, ये मान लो तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो 5 है ना, ये तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये देखो, ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। और किलोग्राम और 3 को क्या बोला मैंने? यूनिट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, यूनिट बिहेव एग्जैक्टली लाइक नंबर्स। तो जैसा यहां पर 3 बिहेव कर रहा था, उसी प्रकार किलोग्राम यहां पर बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा? किलोग्राम बिहेव करेगा। और 2 मीटर की तरह बिहेव करेगा। देख रहे हो, यूनिट इसकी तरह बिहेव कर रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ओवरऑल पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 किलोग्राम इंटू 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 50 किलोग्राम इंटू मीटर। ये क्या है? ये जो साइन है, ये साइन किसको बताता है? ये साइन बताता है मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। बात समझ में आई क्या? जिस प्रकार मैंने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 से, तो 10 इंटू 5 50, इन ब्रैकेट 3 इंटू 2। उसी प्रकार 10 किलोग्राम इंटू 5 मीटर है, तो 10 इंटू 5 50,
ये देखो 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 5 50, किलोग्राम इंटू मीटर यानी 3 इंटू 2। सेम चीज है, सेम ऑपरेशन लग रहा है। यानी यूनिट्स को जिस प्रकार आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होती है नंबर्स के साथ। ठीक है ना। अच्छा, डिवीजन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यह नंबर देता हूं, मैं ये बोलता हूं कि 10 इंटू किलोग्राम है। ये पहले ये समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे मान लो ये है 10, ठीक है, एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। ठीक है, अब यही चीज यहां अप्लाई करो। ये 10 और ये 5, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे? ऊपर क्या है? किलोग्राम है, और नीचे क्या है? मीटर है। तो जिस प्रकार से यहां पर आपने मान लीजिए इसको कट कर दिया, तो ये 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको यहां पे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम पर मीटर। जैसा ये है वैसा ही है। तो ये जो नंबर्स हैं उसी प्रकार से यूनिट्स भी यहां पर बिहेव करती है। भैया हमारे दिमाग में एक सवाल और है, अगर हम ऐसे क्यूब कर दे तो यहां पर नंबर में क्या होता है? मान लो अगर मैं 10 नंबर है मेरे पास, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और पूरे ओवरऑल का क्यूब कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। हाँ। उसी प्रकार अगर आप बोलते हैं 10 और फिर अगर आप बोलते हैं मीटर, तो ये आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, होल का क्यूब। समझ रहे ना आप? ये आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे ये 10 इंटू 4 का होल क्यूब है, तो 10 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब है। उसी प्रकार 10 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? कि 10 का क्यूब इंटू मीटर का क्यूब। इनके बीच में एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, लिखते नहीं है बट मल्टीप्लीकेशन इंप्लाई होता है। सो दिस इंप्लाइज अ मल्टीप्लीकेशन। जैसा यहां पर मल्टीप्लीकेशन में होगा उसी प्रकार यहां होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक और देखो सुनील भैया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का बताइए। देखिए, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। मतलब यहां पर क्या मैं एडिशन कर सकता हूं क्या? अगर मैं यहां पर 10 को और यहां पर 5 को, ये दोनों एडिशन है, इनको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 15 इंटू 3 कर सकता हूं। अग्रीड? हां। उसी प्रकार से अगर आप ले ये 10 और ये आप ले 5, तो 10 किलोग्राम का मतलब है 10 इंटू किलोग्राम, 5 इंटू किलोग्राम। ये सेम मल्टीप्लीकेशन वाली ऑपरेशन यहां लग रही है। अरे समझ रहे हो? 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3। यहां 10 किलोग्राम का मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। तो आपको क्या करना है? यहां लिख देना है 15, इनको जोड़ के और फिर किलोग्राम। यानी जैसा आपने यहां किया वैसा आपने यहां किया। समझ में आ रही है बात? सो ये जो यूनिट्स हैं आपकी, जैसे कि आपका यहां पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसी प्रकार इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 10 इंटू 3 तो 10 इंटू किलोग्राम, प्लस 5 इंटू 3 सो प्लस 5 किलोग्राम, इक्वल टू 15 इंटू 3 इक्वल टू 15 किलोग्राम। समझ में आ रहा है क्या? मजा दिला पा रहा हूं? अब यहां देखो, यहां अगर मेरे पास है 10 और यहां मेरे पास है 5, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई, ये हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये मत कर देना, ये गलत है। उसी प्रकार अगर ये आपके पास 10 है और ये आपके पास 5 है, अब देखो अलग नंबर आने का मतलब क्या है? यूनिट अलग हो गई, किलोग्राम हो गया, इधर मीटर हो गया, तो इनको ऐड नहीं कर सकते आप। ऐसा कभी मत कर देना 10 इंटू किलोग्राम प्लस 5 इंटू मीटर ऐड कर दिया 15 किलोग्राम मीटर, यह गलत हो जाएगा। 10 किलोग्राम प्लस 5 मीटर ऐड नहीं होगा। समझ रहे हो? हां, यह गलत है। जैसे कि 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 ऐड नहीं हो सकता कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 2, यह गलत है, यह गलत है। उसी प्रकार यह गलत है। समझ में आ रही है बातें? छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है?
छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं। तो जिस प्रकार नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी प्रकार ये यूनिट्स इन नंबर से मल्टीप्लाई में होती हैं। जिस प्रकार यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो रहा है उसी प्रकार यूनिट्स की भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होती है। जिस प्रकार से यहां पर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमने क्यूब किया, उसी प्रकार से अगर हम जैसे 10 इंटू 4 का होल क्यूब करें तो 10 का क्यूब मल्टीप्लाई हुआ 4 का क्यूब, 10 मीटर का क्यूब का मतलब है कि 10 का क्यूब इंटू मीटर क्यूब, ये मल्टीप्लीकेशन में है। छोटी छोटी बातें समझो, मैं बहुत बेसिक पढ़ाता हूं भाई, पढ़ाऊंगा मैं, ये तुम्हारे लिए जरूरी भी है। अब देखो यूनिट सिस्टम पे आऊंगा। यूनिट सिस्टम, भैया हमने तो यूनिट सिस्टम पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, कब पढ़ा है, आओ आओ आओ, ध्यान से एक बार, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना उनको लग रहा होगा भाई ये तो नेक्स्ट लेवल फील हो रहा है, तो एक बार फिर देख लेना। बहुत सरल सरल सी बातें मैंने आपको बताई है। यहां पर जो मेन सार था वो मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। ये मल्टीप्लीकेशन हम यहां दिखाते नहीं है, बट ये 4 इंटू किलोमीटर में हम पहले दिन भागा तो यानी 4 किलोमीटर भागा, 8 इंटू किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर में दूसरे दिन भागा, है ना। चलो अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज थी वो 3 मानी जाती थी। इनिशियली देयर वर 3 बेस क्वांटिटीज और द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। लेंथ, मास एंड टाइम। इनिशियली देयर वर 3 फंडामेंटल यूनिट्स। इनिशियली जो सबसे पहले जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो कितनी थी, 3 थी। एक थी मास, एक थी लेंथ एंड थी टाइम। ये 3 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी। पूरा फोकस यहां पे, फालतू चैट बॉक्स पे ध्यान मत देना, पूरा फोकस यहां पे। तो इनिशियली बेटा 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी, एक तो मास, दूसरा लेंथ और टाइम, यानी द्रव्यमान, लंबाई और आपका समय। तो जो सीजीएस सिस्टम था ये कहां से आया, ये फ्रांस में था। सो ये फ्रांस में सेटअप किया गया था। एंड द यूनिट्स ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम आर, लेंथ वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास वाज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकंड। इसी से बनता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। पहला सिस्टम डन बेटा। दूसरा एफपीएस। सो एफपीएस जो है दैट इज द ब्रिटिश सिस्टम, या जिसको हम इंपीरियल सिस्टम भी कहते हैं। सो दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम और द इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एंड यहां पर जो यूनिट्स थी ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये कौन कौन सी थी बेटा, एफपीएस। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड। आपको एक फन फैक्ट बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स आज भी इसी को यूज करता है। यूएस स्टिल प्रिफर्स दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। सोचिए वहां पर आज भी एफपीएस का इस्तेमाल होता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मेट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है हमारे पास, तीसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, दैट इज मेट्रिक सिस्टम। सो ये अगेन आपका डेवलप किया गया था इन दी फ्रांस। एंड जो यूनिट्स है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम का। तो लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड देन सेकंड, मीटर, किलोग्राम एंड देन सेकंड। तो लेंथ मेजर होगी मीटर में, मास मेजर होगा किलोग्राम में और टाइम मेजर होगा सेकंड में। मेरा यूनिट्स का वीडियो जरूर देखना, एनआईएसटी रूल्स का 15 से 20 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, जरूर से देखना। किलोग्राम्स लिखते हैं लोग गलत, सेंटीमीटर्स। आप अच्छे से लिखोगे, आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है बेटा। चलो, तो ये 3 सिस्टम है। इस सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन पॉइंट क्या था कि पूरे विश्व में यूनिट्स को सेम बनाना था।
कहीं पे आपका सीजीएस यूज हो रहा है, कहीं पे आपका एफपीएस यूज हो रहा है, कहीं पे आपका एमकेएस यूज हो रहा है। अब हमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको यूनिफॉर्म बनाना था पूरे विश्व में, कि भाई साहब हम हर जगह जहां पर भी एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात करें, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, हर जगह समान हो, हर जगह एक जैसा हो। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम आया? इसके लिए हमारे पास सिस्टम आया एसआई सिस्टम। 10 मिनट और लूंगा आपके, प्लीज रुक जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 10 मिनट और रुक जाना, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं, प्लीज रुकना। So to fulfill the demand of a common standard system, SI system of units was deployed। तो यह आपको जरूरत समझ में आनी चाहिए कि पूरे विश्व भर में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, कि यहां पर भी किलोग्राम यूज हो रहा है, चाइना में भी किलोग्राम, जहां पर भी हम जाए वहां किलोग्राम ही है, और 1 किलोग्राम का मतलब हर जगह समान है, हर जगह स्टैंडर्ड हो चुका है, इसीलिए SI सिस्टम आया। So the international system of units, in French, les system international d'units, abbreviated as SI, was established in 1960 in France। तो SI सिस्टम आया ताकि यूनिफॉर्मिटी पूरे विश्व में आ सके यूनिट्स को लेकर, ठीक है ना। अब SI के अंदर कितनी बेस यूनिट्स हैं टोटल? क्योंकि 3 यूनिट से आप सारी यूनिट्स को डिराइव नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम वॉज with 3 fundamental units, with 3 fundamental units, with 3 fundamental units, we cannot derive all units। आप सारी की सारी यूनिट्स, we cannot derive units of all physical quantities। सुनील भैया 7 क्यों हुई? भैया यहां पे तो 3 थी, तो 3 से 7 क्यों हुई? आपके दिमाग में सवाल आ रहा है क्या? भैया मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि 3 से 7 क्यों हुई? 3 से 7 क्यों हुई? 3 थी तो 7 क्यों करी? अरे वो 3 से सारी क्वांटिटीज को आप डिराइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने क्या किया? 7 फंडामेंटल यूनिट्स को बनाया। सो SI इज फाउंडेड ऑन 7 SI बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स फॉर 7 बेस क्वांटिटीज, and these quantities are assumed to be mutually independent। mutually independent का मतलब क्या है? mutually independent का मतलब क्या है? कि ये जो 7 SI बेस यूनिट्स हैं, यानी जो 7 बेस क्वांटिटीज की SI यूनिट्स है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये सेपरेट क्वांटिटीज हैं, सेपरेट यूनिट्स हैं, और एक से आप दूसरे को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। These are separate units and not dependent on each other। separate units not dependent और derived from each other। समझ में आया? यानी आप इनको एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, इनसे आप दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हो, लेकिन इनको डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सर ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। अरे मेरे भाई केमिस्ट्री में भी है, तो मेरा तो कर्तव्य है ना कि आपको मैं ये पढ़ाऊं। आपके फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन में आता है, मैं अग्री करता हूं, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मेरे तो सिलेबस में है। कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री मेरे से पढ़ने आया है तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊं। आप मेरे कर्तव्य को सोच के देखिए, आपका समय जा रहा है, शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाए, तो प्लीज आप सुन लो। मैं अपना कर्तव्य में चोरी कर लूं क्या कि ये चैप्टर फिजिक्स में है? ऐसे कक्षा 12वीं में एटम मैच करता है कक्षा 9वीं से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11वीं में आता है, 9वीं में ही पढ़ा है, नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊंगा ना। आप मुझे बताओ क्लास 11th में एटम जो है 9th से मैच करता है कि नहीं करता है? बोहर मॉडल तक तो कहीं ना कहीं मैच करेगा ना, तो क्या खा जाऊं वो पार्ट? नहीं पढ़ाऊं? समझिए, आप मेरी विपता को समझिए। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं, मैं अपने तरीके से चीजें बताऊंगा। अभी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद अपने फिजिक्स में ना पढ़ी हो, तो एटलीस्ट आप वो सुन लो, आप समझ लो, है ना। तो 3 फंडामेंटल यूनिट्स जो है ये, दीज कैन नॉट डिराइव ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो SI है, जो SI है उसमें 7 बेस यूनिट्स है, 7 बेस क्वांटिटीज के लिए, एंड ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। मतलब कि इन यूनिट से आप आपस में, ये जो 7 है ना, इन 7 को एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते। ये अकेले अकेले यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है ना। इससे मतलब जैसे कि मैं हूं मास, ये है लेंथ, तो मैं मीटर से लेंथ को डिराइव नहीं कर सकता ना लेंथ से, यानी इसकी यूनिट मान लीजिए किलोग्राम, इसकी यूनिट है मान लीजिए मीटर, मास और लेंथ।
तो मेरी यूनिट से मैं इसको डिराइव नहीं कर सकता, इसकी यूनिट से मुझे डिराइव नहीं कर सकता। हम इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, हमारी मदद से हम दूसरों की यूनिट्स निकाल सकते हैं। समझ गया? हाँ। सो सेपरेट यूनिट्स नॉट डिपेंडेंट और डिराइव फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकती। अब आप समझना, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। अच्छा ये देखिए, अब ये वाला पार्ट जहां तक मैं समझता हूं, ये वाला पार्ट फिजिक्स में नहीं आता होगा, 22 ऐसा ही डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ाऊंगा मैं एक्स्ट्रा कंटेंट देके जाऊंगा, आप विश्वास करोगे तो मिलेगा। वो केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, वो फिजिक्स में आ ही नहीं सकता। तो जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो केमिस्ट्री वाला टीचर ही बताएगा, विश्वास तो करो मेरे दोस्त। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन सी है सुनील भाई? सुनोगे तो आप ही का ज्ञान बढ़ेगा बेटा। टीचर तो चाहे कामचोरी कर सकता है, पर नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यार वो उसका कर्म और धर्म है। मैंने हमेशा आपको कहा है मेरा कर्म धर्म पढ़ाना है, मैं खुद को खत्म कर दूंगा लेकिन इस कर्म से बेईमानी कभी नहीं करूंगा। मैं खुद को खत्म कर दूंगा लेकिन इस कर्म से बेईमानी नहीं करूंगा, या पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर पढ़ाऊंगा तो 200% ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं अपने कर्म में बेईमानी नहीं कर सकता, परमात्मा मेरे को देखेंगे कि तूने गलत किया, मैं गलत नहीं करूंगा। तो बेस क्वांटिटी क्या है? लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स में मजा आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल कंसेप्ट, लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इसका सिंबल देखना, इसका सिंबल क्या है? छोटा एल है, छोटा एल। इसका सिंबल क्या है? लोअर केस में छोटा एम। इसका सिंबल क्या है? लोअर केस में छोटा टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? कैपिटल आई। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है? कैपिटल टी। ये देखो राजा बेटा, छोटा टी बड़ा टी, छोटा टी बड़ा टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, लुमिनस इंटेंसिटी आई का सबस्क्रिप्ट वी। अब देखो ये डिफरेंस, इसकी यूनिट है METRE, METRE, और एक होती है METER। ये यूएस इंग्लिश है, ये यूके इंग्लिश है, दोनों सही है। हम इसको फॉलो करते हैं, वी फॉलो दिस। हम अंग्रेजी ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन, मोल की ऐसा यूनिट है यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन ऐसा यूनिट है MOLE, और लुमिनस इंटेंसिटी की है कैंडला। रिप्रेजेंट कैसे करना है? मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, किलोग्राम के लिए हो जाएगा केजी, सेकंड के लिए हो जाएगा स्मॉल एस, एम्पियर के लिए हो जाएगा ए। अब नोट करना, एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा, NIST में भी सिखाऊंगा। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होगी उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, सिंबल का लेटर कैपिटल होगा। केल्विन का देखिए के स्मॉल है, के कैपिटल है। मोल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? MOL, और कैंडला की होती है CD। एक एक्स्ट्रा बात आपने जान ली, अगर साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा यूनिट होगी तो उसका पहला लेटर लोअर केस में होगा स्पेलिंग में, सिंबल में कैपिटल होगा। एक्स्ट्रा बात मिली? NIST रूल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, एनी SI यूनिट दैट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, पहला लेटर लोअर केस, सिंबल अपर केस। समझ में आया? क्लियर है? चलो आ जाओ। तो भैया 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं जो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब एक को दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, दूसरे को पहले से डिराइव नहीं कर सकते, सारी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनकी मदद से हम दूसरी चीजों की यूनिट्स को डिफाइन और डिराइव कर सकते हैं, उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। आइए अब देखिए डिराइव्ड यूनिट्स। सो द SI derived units for these derived quantities are obtained from the 7 SI base units। डिराइव्ड का मतलब है कि 7 बेस यूनिट्स की मदद से आप बाकी क्वांटिटीज की यूनिट्स को निकाल रहे हैं। जैसे मेरे साथ निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए मैं निकालना सिखाता हूं इस चीज को। सबसे पहले है मेरे पास एरिया, दूसरा है मेरे पास आयतन, तीसरा है मेरे पास डेंसिटी,
एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर यहां जाऊं तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ है, तो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मैंने बोला था जैसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे यूनिट की मल्टीप्लीकेशन होती है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 का स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय m तो m का स्क्वायर। वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों एक प्रकार से लेंथ है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का क्यूब होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर यानी मीटर का क्यूब। जिस प्रकार नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स भी मल्टीप्लाई करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे बच्चों, चैट बॉक्स में सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी प्रकार डेंसिटी की यूनिट होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या निकाली हमने? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। और लिखने का तरीका सीखना, स्टैंडर्ड कन्वेंशन। किलोग्राम लिखोगे, रेज्ड डॉट लगाओगे यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन, मीटर लिखोगे, ऊपर जाएगा तो क्या होता है? अगर ये 10 की पावर 3 होता, ऊपर जाता तो 10 की पावर -3 हो जाता, किलोग्राम मीटर क्यूब। इस तरीके से लिखते हैं। ये जो छोटा डॉट है ना, किसी किताब में नहीं लिखा होता, लगाना होता है, NIST कहता है। समझ में आया? कुछ नया मिला राजा बेटा? कुछ नया मिला? ऐसे लिखते हैं। किताब लिख देगी केजी मीटर क्यूब, खत्म काम। केजी रेज्ड डॉट, ये डॉट ऊपर होता है, बीच में होता है मीटर क्यूब, ऐसे। समझ में आया? हाँ। या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो, ये भी सही है, नहीं तो ये लिख दो, ये भी सही है। इसकी फाइनल यूनिट्स क्या है? ये इसकी फाइनल यूनिट्स है। आगे चलना। अब देखो, अब ये बहुत यूनिक है, केमिस्ट्री में आता है ये। हाँ भैया, बुक में है? नहीं, बुक में नहीं है। 22 SI derived units have been given special names for convenience। ठीक, कन्वीनियंट बनाने के लिए 22 ऐसी SI डिराइव्ड यूनिट्स है जिनको नाम दे दिया। बोले भाई तुम्हारी यूनिट जो डिराइव करने के बाद आ रही है बहुत डिफिकल्ट है। जब हम तुम्हें डिराइव कर रहे हैं तो तुम्हारी डिराइव यूनिट इतनी लंबी है कि हम डर गए हैं, तो हमने तुमको नाम दे दिया। बोले अच्छा, क्या नाम दिया? बोले जैसे कि आपको बोला कि फोर्स की यूनिट निकालिए, तो इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या होगी? जल्दी चैट बॉक्स में लिखना, फोर्स की डिराइव्ड यूनिट लिखना, फोर्स की डिराइव्ड यूनिट लिखना, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। NIST का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। प्रिया बेटा जल्दी बताइए। बस 1 मिनट में क्लास, ये वाला पार्ट करूंगा, ये होमवर्क दूंगा, क्लास एंड करेंगे। ये दूंगा, ये होमवर्क होगा, क्लास एंड करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। एक कर लू, क्लास एंड करूंगा। बस एक कर लू, क्लास एंड करूंगा। माफी चाहता हूं, एक कर लू, क्लास एंड करूंगा। देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी पड़ेगी पहले तो। सुनील भाई, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत लंबा गेम हो गया है तो, है ना? तो सुनील भाई, अगर हमें यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन करना है तो मास की यूनिट तो हमें पता है। मास की यूनिट हो जाएगी हमारे पास क्या? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट यहां से निकालेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। तो एक तरीके से डिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। समय की यूनिट हो जाएगी आपकी सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर बाय सेकंड। होल टाइम की यूनिट क्या होती है? फिर से सेकंड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर
ये ऊपर चला जाएगा तो s -2, और टेक्निकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम मीटर s -2, ऐसे लिखते हैं। हाँ, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि इतना लंबा लिखने की जगह 22 ऐसी क्वांटिटी जिनका नाम रख दो। बोलेगी क्या? बोले कि इसका नाम रख दो आप, इसका नाम रख दो आप न्यूटन। तो ये नेम क्या है? दिस यूनिट इज गिवन फॉर कन्वीनियंस। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी यूनिट लिखोगे, इससे बढ़िया तुम इसकी ये यूनिट लिखना। अब प्रेशर की यूनिट तुम डिराइव करके आना, और साथ ही साथ उसकी कन्वीनियंट वाली जो यूनिट है वो ढूंढ के आना। जैसे फोर्स की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, s -2। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये n कैपिटल है, ठीक है ना? हाँ, चलो चलो, एक होमवर्क दे दिया है छोटा सा एफिशिएंसी एक्स सुन लो। जब पढ़ाई करते हो अच्छा खाना खाना चाहिए शाम के समय, फिर क्लास अटेंड किया करो। तो मैं तुम्हें कुछ शाम के नाश्ते के ऑप्शंस बता रहा हूं, जल्दी जल्दी देख लो फटाफट से। पहले तो काउपी चाट, लोबिया की चाट खा सकते हो तुम लोग। दूसरा शकरगंध एंड बेसिकली पालक के कटलेट्स। तीसरा कॉर्नफ्लेक्स मिल्क। चौथा ब्राउन ब्रेड विद बटर एंड टर्मरिक मिल्क। चौथा टर्मरिक मिल्क विद रोस्टेड चना। तो ये ऑप्शंस कुछ बता रहा हूं। टर्मरिक मिल्क के अंदर कुरक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेमोरी डैमेज को रोकता है, वर्किंग मेमोरी बढ़ाता है। तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूं, प्लीज देख लो। लोबिया की चाट, शकरगंदी और पालक के कटलेट्स, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, ब्राउन ब्रेड विद बटर और टर्मरिक मिल्क, टर्मरिक विद रोस्टेड चना। खाओगे खुश रहोगे। आज के ज्ञान में वैसे तो बहुत अच्छा ज्ञान लेके आया था, बट क्योंकि समय हमारे पास कम है तो इतना ही बोलना चाहूंगा। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी अपने लिए मेहनत करें। हम दोनों एक दूसरे के लिए, जब आप मेरी मेहनत को एक फल देंगे और मैं आपको मेहनत करना सिखाऊंगा, तभी कुछ अच्छा होगा। आप मेहनत भी करेंगे और मेरी मेहनत को एक फल भी देंगे। साथ ही साथ मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं आपको गाइड भी करूंगा। ये सब चीजें जब मिल जाएगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं आप पे विश्वास रखता हूं। आपको सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज उसको वैल्यू करें। आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं। बाकी तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया हमेशा आपके साथ है। #SB साथ है, #PW साथ है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट क्योंकि अच्छा कंटेंट देने की वजह से कभी कभी क्लास स्ट्रेच हो जाती है। DHS अभी आपको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक्स चल रहा है, इस पर सवाल करने का कोई मतलब नहीं। इनको आराम से कहानी की तरह सुनिए, नोट से रिवाइज कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं कल। होमवर्क करके आना, एक छोटा सा होमवर्क दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। माफी चाहूंगा अगर ज्यादा पढ़ा दिया, सिर्फ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं। आप खुद सोचो, एक टीचर का ज्यादा एफर्ट मारने से क्या होगा? अगर मैं 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा 15 मिनट भी पढ़ाऊंगा तब भी मेरा सैलरी उतना ही आएगा। लेकिन मैं सैलरी के लिए नहीं पढ़ाता, बच्चों को खुश करने के लिए पढ़ाता हूं, अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ाता हूं। प्लीज वैल्यू कीजिए एफर्ट्स की, प्लीज। मैं NIST रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको तो पता भी नहीं है ना। लेकिन एक टीचर एफर्ट मार रहा है तो प्लीज उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके अच्छे के लिए, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए कर रहा हूं, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।